नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो गौपालन का कार्य करते हैं, मवेशी रखते हैं, डेयरी का संचालन भी करते हैं। कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो गौशालाएं चलाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे गौपालक मित्र, ऐसे जो पशुपालक हैं, वो एक समस्या से त्रस्त रहते हैं। समस्या ये है कि वो गाय हो या भैंस हो या दूसरा पशु हो, डेयरी चलाते हैं, वो एक समस्या से त्रस्त रहते हैं कि वो जब 2 बार, 3 बार या 4 बार जब वो अपने पशु का ईआई करा लेते हैं या प्राकृतिक गर्भाधान करा लेते हैं, लेकिन उनके पशु दोबारा से फिर आते हैं, दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। इनकी पशुओं में और गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत गंभीर है। रिपीट ब्रीडिंग के कारण उनके लाखों रुपए के पशु कुछ हजार के या फिर बिना किसी मतलब के रह जाते हैं और इस समस्या से बहुत सारे त्रस्त रहते हैं। बार बार वो ईआई कराते हैं, प्राकृतिक गर्भाधान कराते हैं, लेकिन इस समस्या से वो त्रस्त नहीं रहते। और बहुत मित्र तो ऐसे भी हैं, बहुत सारे गौपालक ऐसे भी हैं, डेयरी संचालन करने वाले भी हैं, जो बार बार डॉक्टर से परामर्श करते हैं, विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं और कई तरह की दवाएं भी कराते हैं, लेकिन फिर भी उनके पशु की समस्या दूर नहीं होती। तो मैं बात वो उनकी करूंगा जो गौपालन का कार्य करते हैं, खास करके देसी गाय का पालन करते हैं। यदि अभी भी हमने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें देसी गाय के दर्शन करने भी दूभर हो जाएंगे। देसी गाय पूरी तरह से निर्मल हो जाएगी। आज़ादी के समय हमारी जो आबादी थी, देश की आबादी 32-33 करोड़ के आसपास है। आज हमारे देश की आबादी तो 140 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, यानी कि हमने पिछले 80 सालों में कम से कम 450% की ग्रोथ की है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाया है। कह सकते हैं कि 4.5 गुना हमारी आबादी बढ़ गई है। लेकिन यदि गाय की बात करें, विशेषकर देसी गाय की बात करें, तो देसी गाय की संख्या में निरंतर गिरावट आती चली गई है। आज जो देसी गाय 1947 से पहले हमारे देश में रहती थी या 47 के आसपास थी, उसमें से मात्र 12 से 13% बची है और वो भी बहुत भयंकर समस्या में है। या तो गौशाला में जीवन यापन कर रही है, सड़कों पर से जीवन यापन कर रही है। उपयोगी गौशाला देसी गायें तो हमारे पास बहुत कम है भी थोड़ी बहुत, कुछ गुजरात में है, कुछ पंजाब में है, कुछ राजस्थान में है। अन्यथा तो बहुत कम संख्या में देसी गौपालन का कार्य रह गया है। ऐसे में जो मित्र देसी गाय के पालन में, संरक्षण में लगे हुए हैं, उनको देसी गायों की जो रिपीट समस्या है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे तो डेयरी पालकों के सामने भी ये समस्या बार बार आती है, नहीं गाय लेके आते हैं, क्योंकि आज देश में गाय रखने का प्रश्न बढ़ गया है। भैंसों की संख्या निरंतर गिर रही है। यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब में भी भैंस रखने वाले पशुपालकों की संख्या में गिरावट आई है। पिछले 20 सालों में पंजाब में भैंस रखने वाले भैंसों की संख्या में करीब 25% गिरावट आई है। ये समस्या कुछ कुछ तरीके से हरियाणा में देखी जा रही है। लोगों में भैंस रखने की रुचि बढ़ रही है और ऐसी गाय रखने की रुचि बढ़ रही है। और ऐसे गाय हमारे पास उपलब्ध हैं जो सामान्यतः 30, 40, 50 लीटर तक दूध देती है। 40 लीटर तक दूध देने वाली बहुत सारी गाय हैं, लेकिन वो क्रॉस्ड गाय हैं। उनमें कुछ अंश भारतीय गाय का है, कुछ अंश उनमें जर्सी होल्स्टीन का गाय। लेकिन हम ऐसी गाय के प्रश्न में रुचि नहीं लेते, क्योंकि ये गाय दूध तो अधिक देती है, लेकिन दूध के साथ में कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ भी दूध के साथ छोड़ती हैं जो हमें बीमार करते हैं, हमें निरोगी रखने में मुश्किल पैदा करती है, हमें रोगी बना देती है। तो उसका तो प्रश्न ज्यादा ठीक नहीं है, वो एक उद्योग है। लेकिन हम बात देसी गाय की करें, ऐसी देसी गाय की करें जो दूध तो अच्छा दे देती है, लेकिन रिपीट समस्या से दूषित हो जाती है। या फिर हम और भी एक समस्या देखने में आते हैं कि हमारी जो बछियां हैं, हमारी जो बछड़ियां हैं, वो समय पर गर्भाधान नहीं करती, वो भी शुरुआत में कई कई बार रिपीट कर जाती हैं। या फिर जो जिस गाय को हम रखते हैं वो भी 2 बार 3 बार रिपीट कर जाती है। उसे त्रस्त रहते हैं कि जब भी हम एआई कराते हैं उसका खर्चा भी गौपालकों को, पशुपालकों को करना पड़ता है। फिर जो पीरियड गुजर जाता है वो गाय की उम्र को बढ़ा देता है, गौपालन के प्रति रुचि कम कर देता है। तो ऐसे गौपालक मित्र जो रिपीट समस्या से पीड़ित हैं, वो एक फॉलोअप है जो मेरा अपना अनुभव है, अपना अनुभवीत है। मैं ऐसे प्रयोग करता रहता हूँ। मैंने वर्षों तक मिट्टी की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए लगाए। वैसे मेरा बैकग्राउंड तो ह्यूमन मेडिकल्स है, मैं सर्जरी करता था। मैं
लोगों का इलाज करता था, लेकिन मेरी रुचि से शुरू से रुचि रही है कि मिट्टी के ट्रीटमेंट में, मिट्टी का ट्रीटमेंट नहीं होता तो हम ऑर्गेनिक खेती का सिर्फ स्वप्न देख सकते हैं। वास्तव में ऑर्गेनिक खेती हमारे सामने नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी ही अशुद्ध हो गई है, दूषित हो गई, बीमार पड़ गई है। मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों का अभाव हो गया। मिट्टी के अंदर आज केंचुए जैसे जीव ही नहीं बचे। मिट्टी की उपजाऊपन बहुत घट गया है। तो ऐसी मिट्टी में जो भी कुछ पैदा होगा वो हमें पोषकता प्रदान कहाँ करेगा? जो हमें पोषकता प्रदान नहीं करा तो गाय के साथ हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं गाय को पोषक तत्व मिल रहे हैं? तो पहला मेरी रुचि था मिट्टी को, अभी भी मैं मिट्टी में काम करता हूँ, मेरे उसमें भी काम, मेरा अध्ययन चलता रहता है। लेकिन मैं देसी गाय के संवर्धन में भी वर्षों से लगा हूँ। यद्यपि शुरू में मेरे पास गाय नहीं थी, अब तो हमने 8-10 गाय भी रख ली, उनका प्रयोग करते हैं, उनको स्वस्थ करने के लिए, उनको सामान्य करने के प्रयास करते हैं। तो मैंने देखा है, अनुभव किया है, बहुत सारे गौपालकों से भी इसको सुना है कि रिपीट समस्या एक बड़ी समस्या है। खास करके जो डेयरी पालक हैं, गौशालाओं में जो हम गाय रखते हैं, उनकी तो हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वो कब गर्भाधान करती, नहीं भी करती है, सूखी रह जाती हैं, बार बार कुछ भी है उसका तो हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमने कभी भी गौशालाओं में ऐसी गायों के संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया कि उनको उपयोगी बनाया जा सके। उनमें कोई कमी है, उनमें कोई दोष है, उनको दूर किया जाए। तो बीमारी दोष तो हमें भी है। हम भी अपने परिवार में सुबह अपना यदि बीमार हो जाए, हम कमजोर हों, निर्मल हो जाए, हमारा दर्द से परेशान हो, तो हम भी ट्रीटमेंट लेते हैं, इलाज लेते हैं। हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करा लेते हैं। हमारे दिल में यदि कोई परेशानी है, हृदय हमारा बीमार पड़ गया है तो स्टेंट डलवाते हैं। हम कभी सोचते नहीं। कभी पेट में दर्द हो जाए, डॉक्टर बताए कि स्टोन है, तो तत्काल ऑपरेशन कराते हैं। इन सब चीजों में कभी भी हम कम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन एक गाय जिसको हम अपना माँ कहते हैं, उसको पालना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं, उसकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कभी उसके स्वास्थ्य पर या उसकी क्या जरूरत है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। ये बहुत बड़ा दुख है। यही बात हमारे किसानों के ऊपर लागू होती है। हम ऑर्गेनिक खेती भी करना चाहते हैं, हम कर्ज के बोझ से बाहर भी आना चाहते हैं, लेकिन जिस मिट्टी में हम फसलें लेते हैं, ना तो उस मिट्टी पर ध्यान देते हैं, और जो फसल लेते हैं उन बीजों पर ध्यान देते हैं कि उन बीजों में कितनी ताकत है, कितनी पौष्टिकता है। कि हम सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारी उत्पादकता बढ़ जाए, हमारी आय बढ़ जाए, लेकिन आय का लालच हमें अंधे कुएं में ढकेल देता है, अंधे गर्त में ढकेल देता है। यही बात गौपालकों के साथ भी है। तो जो भी गौशाला में गाय रखते हैं या अपने व्यक्तिगत गाय रखते हैं, उनके साथ में समस्याएं आती हैं कि बच्चियां समय पर गर्भाधान नहीं कर पा रही। 3 साल की, 3.5 साल की बच्चियां हमारे पास हो जाती हैं, प्रथम बार हिट पे नहीं आती हैं। तो ऐसी सब समस्याओं में हिट पे ना आए, गर्भाधान ना करे, बार बार रिपीट करे, आप एआई कराएं या प्राकृतिक गर्भाधान कराएं, वो बच्चा गिरा दे, तो ऐसे में आप गाय या बच्चा के ऊपर कुछ प्रयोग करें। पहली चीज तो ये है कि इस समस्या के पीछे, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग के पीछे सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है कि गाय या बच्चा के शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों का कमी हो सकती है। हमारी गाय के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व नहीं है। कैल्शियम शरीर का विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फास्फोरस कैल्शियम का विरोधाभासी है। कैल्शियम की उपयोगिता फास्फोरस के बिना नहीं हो सकती है, और फास्फोरस की उपयोगिता बिना कैल्शियम के नहीं हो सकती है। ये सिर्फ हड्डियों के विकास के लिए नहीं, पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म मिनरल्स हैं, अल्प मिनरल्स हैं, ट्रेस खनिज हैं, जो गाय के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के लिए जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण है, गाय के लिए कोबाल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्रोमियम महत्वपूर्ण है, आयोडीन महत्वपूर्ण है, मैग्नीशियम महत्वपूर्ण है। इन सब ट्रेस मिनरल्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी भी एक खनिज तत्व की कमी, चाहे वो आहार से आपूर्ति के कारण हो जाए या माँ से कम मात्रा में मिला हो, इनके कारण भी गर्भाधान की समस्या प्रमुख बन जाती है। तो सबसे पहले यदि आपकी बच्चियां बड़ी तो हो गई है, वजन तो बढ़ गया है, 3 साल का वक्त तो गुजर गया है, लेकिन अभी तक हीट पे नहीं आई हुए, तो निश्चित रूप से इनमें से किसी न किसी पोषक तत्व की उसमें कमी है, उसकी आपूर्ति करना चाहिए। या यदि आपकी गाय पहला ब्यात तो अच्छी दे गई, दूध भी अच्छा दिया, लेकिन इस बार रिपीट हो रही है या गर्भाधान नहीं कर पा रही है, तो उसके अंदर भी दूध देने के कारण कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, उसमें नेगेटिव एनर्जी का स्तर बन गया होता है। तो ऐसे में जब भी आपकी गाय ब्याए या गाय गर्भाधान करे, तो उसकी आहार पर हमें पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं, मैं किसी दवा की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अनुभव में तुम्हें बता रहा हूँ।
तो जब भी आपकी गाय दूध देने की स्थिति में हो, गर्भाधान किया हो, या फिर दूध उसने 2-3 महीने दूध देते देते हो गया हो, तो ऐसी गायों को हमेशा आप गैलेक्सूट दे सकते हैं। गैलेक्सूट पाउडर है, तो उसका 50 से 100 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन आहार के साथ में अपनी गाय को देना आवश्यक है। इसके अलावा चाहो तो इसकी जगह पे लिवोफास्ट प्लस दे सकते हैं, ये बाजार में उपलब्ध है और ज्यादा महंगे नहीं है। तो इनकी 50 से 100 ग्राम मात्रा नियमित रूप से अपनी गाय को दे सकते हैं। बछिया को भी यदि देना हो तो दे सकते हैं। ये बछिया आपकी 1.5 साल की हो जाए तब उसको कर सकते हैं। वैसे बछिया के पालन में काफ स्टार्टर से करना चाहिए। काफ स्टार्टर के साथ में उसको काफ जो आहार है वो भी देना चाहिए। मिनरल्स की आपूर्ति के लिए BMW ऑल चैलेंजर दे सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं। गाय तो इससे इनसे एक तो आपके गाय में नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस नहीं बनता है, दूसरा सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति रहती है। तो इससे उनके जो जननांग है, शारीरिक आंतरिक शारीरिक अंगों का पूरी तरह से विकास हो पाता है। उस समय से हिट पे आ जाती हैं, उनमें हार्मोन्स बैलेंस बना रहता है। इन सूक्ष्म मिनरल तत्वों की कमी से हार्मोन्स की जो संतुलन है वो भी गड़बड़ा जाता है, और यौनिक क्रियाओं के लिए, गर्भाधान के लिए, प्रजनन के लिए ये हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं हार्मोन पर गाय का यूट्रस, बच्चादानी या गाय की ओवरी, बच्चादानी या गर्भाशय अपनी जो कार्रवाई को क्रियान्वित कर पाते हैं। ओवरी बच्चा पैदा कर पाती है, एवोल्यूशन से अंडे को छोड़ पाती है, और फिर जो गर्भाशय है उसमें निषेचन के बाद भ्रूण टिक पाता है, बच्चे का विकास हो पाता है। तो इन सब मिनरल्स की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए आप कोई भी ऐसा तत्व ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया गैलेक्सूट ले सकते हैं, आप लिवोफास्ट प्लस ले सकते हैं। इनके साथ में आप BMW ऑल चैलेंजर पाउडर ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपने बार बार उस समस्या का सामना किया है कि आपकी गाय बार बार रिपीट हुई है, ब्रीडिंग से ठहर नहीं पा रही है, तो ऐसे में आप एक बोमोनिल GL करके एक सिरप आता है, उसकी टैबलेट भी आती है, बोलस भी आती है। तो इनमें से किसी आप चाहे तो जेल के रूप में सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप यदि टैबलेट के रूप में बोलस के प्रयोग करें तो इसमें 20 बोलस का एक सेट आता है। आप नियमित रूप से एक जो बोलस है अपनी गाय को, अपनी बच्चा को देना शुरू कर दें। लगभग 10 दिन के बाद वो हिट के लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। फिर भी आप निरंतर देते रहें, और उससे उसकी एवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बच्चेदानी अंडे को तैयार करके छोड़ेगी, वो गर्भाशय में आएगा। और ऐसे में यदि आप EI करा देते हैं, कि EI समय पर कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि EI में कराने में या प्राकृतिक गर्भाधान कराने में थोड़ा सा विलंब हो जाए तो अंडे और जो EI का सीमन है उनमें से निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। ऐसे में निषेचन करना, गर्भाधान करना आपका नजर से हो जाता है। तो समय को भी इसलिए कहते हैं कि कम समय वाला तापमान हो, रात्रि का हो या प्रातः काल, गाय के गर्भाधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की हीट का पीरियड 18 से 20 घंटे के आसपास रहता है। तो उस 18 से 20 घंटे के अंतिम क्षणों में यदि आप EI कराएंगे, गर्भाधान कराएंगे, तो सुनिश्चित है कि वो गर्भधारण कर लेगी। उसमें विलंब हो जाए या एवोल्यूशन के पहले ही आप EI कराते हैं तो निश्चित है निषेचन की क्रिया नहीं होगी, गर्भाधान की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी और वो बच्चा गिरा देगी, उसका बच्चा ठहरने की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो इसका ध्यान रखें कि पहले आप एनर्जी या जो खनिज ट्रेस मिनरल की आपूर्ति पर ध्यान दें। इसके अलावा आप बोमिनिल जो है उससे टेस्ट जो मिनरल्स से जो महत्वपूर्ण ट्रेस हैं जो सिर्फ प्रजनन अंगों पे ही काम करते हैं, उनकी आपूर्ति करें। चाहो तो आप एसेप्टिल का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। एसेप्टिल से जो निषेचन की क्रिया है सुचारू रूप से संपन्न हो जाती है। तो आप 2.5 ml से लेकर 5 ml का एक इंजेक्शन एसेप्टिल का गर्भाधान के बाद EI के बाद करा सकते हैं। EI के कराने से जब प्राकृतिक जो
सम्मुख कराने के बाद यदि आप ये एक सप्ताह का इंजेक्शन लगाएंगे तो निश्चित ही निषेचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, रिपीट ब्लीडिंग से मुक्ति हो जाती है। ऐसे रिपीट ब्लीडिंग पर आगे भी चर्चा करेंगे। एक शुभ प्रयोग मैंने बताया, आप इसका अनुभव करके देखें। आपको कोई जानकारी चाहिए, तो स्पष्टीकरण चाहिए, कोई आपके मन में शंका है, उस संबंध में बात करना है, तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।